चलिए फिर क्लास शुरू किया जाए। जैसे कि हम लोग कल करंट अफेयर की सीरीज में न्यू मम्बो सेफ्टी इंडेक्स देखे थे 2026 में, 2025 वाला रिपोर्ट जो था कल देखे थे हम लोग। क्योंकि अब जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो डिले हो गया है, वो उसका शायद एग्जाम 9 दिसंबर से होगा। तो अभी ये जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है लंबी चलने वाली है। बाकी अभी जो 24 मई को सिविल का एग्ज़ाम है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्लास को लेकर। अब हम लोग का फोकस अभी रहेगा मई वाले एग्ज़ाम 24 मई को। तो उसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, ये कोई भी डाटा होगा कि वो डीपली पूछता है। ठीक है, कथन में आएगा कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए बी सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज हम लोग के सामने जो क्वेश्चन आया है वो है, क्वेश्चन का नाम है बेसिक एआई नवाचार सूचकांक। चलिए इसे ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा ये, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक एआई नवाचार सूचकांक हम लोग को देखना है। बेसिक मतलब पूरा विश्व होता है, पूरे विश्व में हम लोग को देखना है एआई नवाचार सूचकांक कौन सा ऐसा देश से सबसे अधिक एआई का प्रयोग करता है और किस देश के लिए एआई कितना कारगर साबित हुआ है। कुल मिलाकर एआई पर डिपेंडेंट होता है ये वाला रैंकिंग जो होता है, एआई के कार्यप्रणाली को दर्शाता है। थोड़ा सा फिर बोल रहे हैं हम, कल भी कहते हैं थोड़ा सा आवाज़ होगा क्योंकि हम दिन में वीडियो बना रहे हैं इस टाइम, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। बाकी ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे, वॉल्यूम तेज कर पढ़िए। चलिए थोड़ा सा देखिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। पहली रिपोर्ट होगी, चलिए हम इसे समझाते हैं क्या है ये दरअसल। चलिए हम बता रहे हैं। चलिए अभी हम लोग रैंकिंग जो देख रहे हैं आज, क्योंकि रैंकिंग वाला सीरीज ही 1-2 क्लास हो चलेगा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अर्थव्यवस्था वाले पर। तो ये नहीं कि पूरा क्लास ही रैंकिंग पर होगा, बस 1-2 क्लास होगा रैंकिंग वाला। अब इतना तैयार कर लीजिएगा, इतने में काम हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था में कौन सी फसलें में एमएसपी बढ़ा है, कौन सा घटा है, कितना क्या है। ये सब बहुत आसान होगा, कोई टफ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्लास को, जो रैंकिंग क्लास है आज रैंकिंग में क्लास हम लोग देखेंगे बेसिक। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। आज हम लोग का जो क्लास रहेगा वो रहेगा बेसिक, क्या रहेगा, बेसिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, बेसिक एआई नवाचार सूचकांक। कौन सूचकांक? नवाचार सूचकांक। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखिए हो। चलिए, तो आज हम लोग के सामने जो ये पॉइंट आया है, ये आया है बेसिक नवाचार सूचकांक पढ़ना हमको। हम लोग को देखना है कि पूरे विश्व में एआई का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा देश है जो एआई के प्रयोग पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग में बेसिक एआई नवाचार सूचकांक देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए किसके द्वारा जारी, कोई भी सूचकांक होता है, कोई भी इंडेक्स होता है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जारी किया जाता है लिंकी के द्वारा। किसके द्वारा? लिंकी द्वारा। किसके द्वारा? लिंकी द्वारा। किसके द्वारा? लिंकी द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया था? लिंकी द्वारा। चलिए हम आपको बताते हैं, ट्रिक्स याद रखिए। समझिए कि ये कोई व्यक्ति थे और ये इनके पास एक मोबाइल था और उसी मोबाइल पर एक लिंक आया और जैसे लिंक को ओपन किए तो पता चला कि इनके अकाउंट से कुछ पैसे क्या हो गए? गायब हो गए। तो याद रखिए, अकाउंट से पैसे गायब हो किसके माध्यम से? लिंक के माध्यम से। और किस माध्यम से हुआ? एआई का प्रयोग ही तो हो रहा है साइबर अपराध में। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, लिंक की, यहाँ लिंक है, लिंक याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा याद करने का तरीका हम बताए थे, बाकी कुछ नहीं था इसमें। आगे देखिए, तो लिंकी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो लिंकी के द्वारा जारी किया था बेसिक एआई नवाचार सूचकांक। हम लोग देखेंगे इसमें 5 कारकों का परीक्षण किया जाता है। कितने कारकों का परीक्षण? 5। तो बेसिक एआई नवाचार सूचकांक जो होता है वो 5 कारकों के आधार पर रैंक जारी करती है। कितने आधार पर? 5 कारकों के आधार पर। कितने कारकों के आधार पर? 5 कारकों के आधार पर। इसमें पहला क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति एआई डिपेंडेंट किस देश में अधिक है। ठीक है, प्रति व्यक्ति एआई पेटेंट। तो पहला क्या हो जाता है कि किस देश में प्रति व्यक्ति एआई पेटेंट है। दूसरा, एआई मॉडलों की संख्या। एआई मॉडलों की संख्या। तीसरा क्या है? एआई में कुल निवेश। एआई में कुल निवेश। ठीक, चौथा क्या रहेगा? दैनिक कार्यों में एआई का प्रयोग। दैनिक कार्यों में
दैनिक कार्यों में एआई का प्रयोग। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा प्रति 10 लाख पर एआई, प्रति 10 लाख पर एआई नौकरियों का अवसर, एआई नौकरियों का अवसर। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ध्यान से। तो जो ये बेसिक एआई नवाचार सूचकांक होता है, ये 5 कारकों के आधार पर जारी किया जाता है कोई भी देश का नाम। पहला, ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आई पेटेंट सबसे अधिक हो। ठीक, जहां लोग सबसे अधिक क्या हो, प्रति व्यक्ति एआई का प्रयोग करते हो। दूसरा, जहां सबसे अधिक एआई के मॉडल हो, जहां एआई में अधिक निवेश किया जाता हो, जहां दैनिक कार्यों में एआई का अधिक प्रयोग हो, और जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एआई में नौकरियों की क्या हो, संभावना हो। ऐसे देशों के आधार पर, ऐसे कारकों के आधार पर देशों की सूची जारी की जाती है। इनमें सबसे पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम। किसका नाम? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ये 99 अंकों के साथ, 99 अंकों के साथ क्या है, नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान। तो बताइए, बेसिक एआई नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यूएसए को मिला है। किसे मिला है? यूएसए को। कितने अंकों के साथ? 99 अंकों के साथ। ठीक है, तो एआई बेसिक एआई नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद दूसरा स्थान जो मिला है, वो दूसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, और तीसरा स्थान मिला है दक्षिण कोरिया को। किसे मिला है? दक्षिण कोरिया को। और चौथा स्थान किसे मिला है? सिंगापुर को। किसे मिला है? सिंगापुर। तो ये देखिए ध्यान से। तो जब भी एआई बेसिक एआई नवाचार सूचकांक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर 1 पर हम किसे बताएंगे? यूएसए होगा। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? 66 अंकों के साथ कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 54 अंकों के साथ कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और हाँ, इसमें बीच में 1 मिनट रखिए, यहाँ पर जो चाइना है, चाइना इसके बाद है 52 नंबर के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए रैंक वाला, ये जो रैंक है। तो याद रखिए, बेसिक एआई नवाचार सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। तीसरे पर कौन है? दक्षिण कोरिया है। चौथे पर कौन है? चाइना है। पांचवें पर कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, तो इधर देख लीजिए इस बार यूएसए नंबर 1 पर है। यूएसए के बाद स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के बाद साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के बाद चाइना है। चाइना के बाद सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अच्छा 1 मिनट और रुकिए, इसमें देखिए ध्यान से। ये देखिए, हम लोग जिसे देखना था उसे तभी देखिए नहीं। भारत का स्कोर जो है वो 24 स्कोर के साथ, कितने स्कोर के साथ? 24 के स्कोर के साथ, मतलब 24 अंक इनको मिला है। और ये कौन से रैंक प्राप्त किए? 7वीं रैंक। मतलब 24 अंकों के साथ ये 7वें रैंक पर है। कौन सा रैंक पर है? 7वें। और भारत जो है बेसिक एआई नवाचार सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? 7वां। इसे देखना बहुत जरूरी था, इसे देख लीजिए एक बार फिर से। तो जो भारत है इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वीं रैंक मिली है, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने अंकों के साथ? 24 अंकों के साथ। ठीक है, अगर इससे पहले देखेंगे हम लोग तो पहले पर यूएसए हो जाएगा, दूसरे पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा, तीसरे पर साउथ कोरिया हो जाएगा, चौथे पर चाइना हो जाएगा, पाँचवें पर सिंगापुर हो जाएगा, और अगर देखेंगे छठे पर तो छठे पर कनाडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, छठे पर कनाडा हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के बाद 7वें पर कौन हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, इंडिया। तो एआई बेसिक एआई नवाचार सूचकांक भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है कौन सा स्थान? 7वां स्थान, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 देखिए, ये रैंक था जो हम बता दिए थे। चलिए छठा देखिए, ये भी हम बताएं। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए इसे देखा जाए ध्यान से। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए। तो है आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक। इसे देख लीजिए आप 1 मिनट में, फिर हम बताते हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है।
वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए लिया करिए। चलिए अब हम बताते हैं इसको, चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन जो आता है वो है किस पर, तो वो है आर्द्रभूमि पर। किस पर है? आर्द्रभूमि पर। किस पर है? आर्द्रभूमि पर। तो याद रखिए आर्द्रभूमि पर कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन की चौथी बैठक है काउंसिल ऑफ पार्टीज की 15वीं बैठक है। कौन सी बैठक? तो सीओपी की कौन सी बैठक? सीओपी की अपना अलग अलग बैठक होती है। जलवायु को लेंगे तो COP 30 था। इसे अगर हम लोग देखेंगे पार्टिकुलर आर्द्रभूमि के लिए तो काउंसिल ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक रहेगी? 15वीं बैठक रहेगी। ठीक है, याद रखिए। अगर सीओपी के लिए अगर पूछेंगे आर्द्रभूमि के लिए जो सीओपी की बैठक है तो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की, याद रखिएगा। तो आर्द्रभूमि के लिए इसकी कौन सी बैठक है? सीओपी की 15वीं बैठक है। जबकि जलवायु के लिए कौन सी बैठक थी? तो 30वीं बैठक थी। याद रखिए, भूलेगा नहीं से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो ये रामसर क्या है, तो हम लोग को पता है ईरान का एक शहर है। कहाँ का शहर है? ईरान का शहर। जहाँ हम लोग देखेंगे तो ईरान के शहर में 1971 में, कब? 1971 में आर्द्रभूमि को बचाने के लिए क्या किया गया था? बैठक किया गया था। और तब से लेकर अब तक आर्द्रभूमि को बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन होता है? रामसर कन्वेंशन होता है। और ये लगातार चलता हुआ है। और अब जब रामसर का काउंसिल ऑफ पार्टीज कौन सी बैठक है? 15वीं बैठक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी ये जो रामसर कन्वेंशन का सीओपी 15 काउंसिल ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुई 15वें नंबर की, ये कहाँ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई है जिम्बाब्वे। याद रखिएगा, इसे हल्के मत लीजिए। जिम्बाब्वे के, कहाँ? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया, कहाँ? विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हुआ है? फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखिए अभी हाल ही में जो काउंसिल ऑफ पार्टी की 15वीं बैठक हुई है, किसको लेकर? किस टॉपिक पर? आर्द्रभूमि के टॉपिक पर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जब भी आर्द्रभूमि पर कोई बैठक होगी उसे हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। और रामसर की कौन सी बैठक थी? 15वीं थी। कहाँ हुई है? तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हुआ है? तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। ठीक है, जहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3000 से अधिक प्रतिनिधि क्या लिए थे? इसमें भाग लिए थे। ठीक है, भारत की तरफ से यहाँ कौन गया था? तो इस सीओपी की बैठक में भारत की तरफ से गए थे भारत के केंद्रीय पर्यावरण, नोट करिएगा इसे, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो याद रखिए सीओपी की बैठक में काउंसिल ऑफ पार्टी के जो 15वीं बैठक है आर्द्रभूमि को लेकर जो रामसर की संधि हुई है, उसमें भारत की ओर से कौन गया था? भारत की ओर से गए थे केंद्रीय पर्यावरण वन, केंद्रीय पर्यावरण मतलब केंद्रीय स्तर के, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन गए थे? भूपेंद्र यादव गए थे। ठीक है, तो ये है सीओपी की बैठक जो कहाँ हुई? तो जिम्बाब्वे में हुई। कहाँ? जिम्बाब्वे के कहाँ? विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी बैठक थी काउंसिल ऑफ पार्टी की? तो 15 नंबर की बैठक थी। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन गया? तो भारत की तरफ से यहाँ पर गए थे जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव है कौन? ये हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, ये गए थे। अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार सीओपी 15 जो कि रामसर संधि को लेकर है, आर्द्रभूमि को लेकर है, इस बार काउंसिल ऑफ पार्टी की जो 15वें नंबर की बैठक थी, इसकी जो
थीम थी, इसका जो विषय था, तो इसका जो विषय था वो था हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा, आर्द्रभूमि की सुरक्षा। ठीक है, तो क्या है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा है। ठीक, तो इस बार बताइए रामसर जो काउंसिल ऑफ पार्टी की 15वीं बैठक हुई है जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में, जहां भारत की तरफ से गए थे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गए थे। उसी काउंसिल ऑफ पार्टी की जो 15 नंबर की बैठक थी उसकी थीम या विषय क्या थी, उसकी थीम या विषय थी हमारे साझा भविष्य के लिए। किसके लिए? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा। क्या थी? तो उसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की क्या थी? सुरक्षा थी। ठीक है, चला जाए। और इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इस बार जो COP 16 की बैठक होगी, COP 16 की, तो उसकी मेजबानी कौन करेगी? तो 2028 में काउंसिल ऑफ पार्टी की जो बैठक होगी, काउंसिल ऑफ पार्टी के 16वें नंबर की बैठक होगी आर्द्रभूमि को लेकर, जो आर्द्रभूमि की काउंसिल ऑफ पार्टी की 16वीं बैठक रहेगी वो 2028 में होगी। और उसकी मेजबानी कौन करेगी? तो पनामा करेगा, पनामा द्वारा किया जाएगा। पनामा एक देश है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? पनामा देश के द्वारा किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। तो ये था जो खत्म हो गया। तो ये देख लीजिएगा इसमें जो भी है। ठीक, थोड़ा जूम कर देंगे, इसे देख लीजिए। ठीक, रोक रोक कर जो लिखने लायक रहे लिख लीजिए। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए इस बार काउंसिल ऑफ पार्टी की 16वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा? पनामा द्वारा की जाएगी। ठीक है, याद है इसमें? चलिए, अब हम लोग देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अलग अलग देशों में क्या हुई थी, यात्राएं हुई थी। ठीक है, चलिए इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील व नामीबिया की यात्रा। ठीक है, चलिए इसे ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, तो एक देश है घाना, दूसरा है त्रिनिदाद और टोबैगो, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा ब्राज़ील और पांचवा है नामीबिया की सरकारी यात्रा की। ठीक है, इसमें और क्या है, इनमें ब्राज़ील की यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए जहाँ थी वहीं से 4 देशों की उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए थी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की मित्रता को मजबूत करने तथा ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, पश्चिमी अफ्रीका देशों के साथ आर्थिक समुदाय या कैरिबियन समुदाय से बहुपक्षीय के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, देख लीजिए इसे। तो घाना के राष्ट्रपति का नाम जॉन द्रोमानी महामा है, ये सब है। चलिए देख लीजिए, चलिए हम इसे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा। ये थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे, इसे आप नोट करिएगा। तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी। और ये जो यात्रा किए हैं, ये यात्रा किए हैं 4 देशों का। कितने देशों का? 4 देशों का। सबसे पहली यात्रा इनकी थी ब्राज़ील की, फिर गए हैं घाना, फिर गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो। इसके बाद यही गए थे, और कहाँ गए? तो ये गए थे नाइजीरिया। कहाँ गए थे? नाइजीरिया। ठीक, नाइजीरिया नहीं, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया। क्या हो गया? नामीबिया।
और कहाँ गए थे? अर्जेंटीना गए थे। कहाँ गए? अर्जेंटीना। बस इसी में देख लेना थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले जो यात्रा हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो यात्रा हुई ब्राज़ील। तो ब्राज़ील वाला भी छोड़िए, यहाँ पर आइए, घाना पे आइए, ठीक है। चलिए ब्राज़ील का ही देख लेते हैं। तो अभी जब ब्राज़ील में ही हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ ब्राज़ील में? ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या होता? ब्रिक्स, 17वें नंबर का ब्रिक्स। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या होता? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ब्राज़ील के साथ अलग से क्या किए थे? अलग से द्विपक्षीय वार्ता किए थे। अलग से क्या किए थे? द्विपक्षीय वार्ता किए थे, ठीक है। याद रखिए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, चलिए एक एक करके पढ़ा जाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इधर देख लीजिए, एक एक करके पढ़ते हैं। ये पीएम जी है, ठीक। कहाँ गए? ब्राज़ील गए, ठीक है। और जब ये ब्राज़ील गए थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, कहाँ गए थे? ये गए थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो उसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अलग से भारत के पीएम और ब्राज़ील के पीएम, ठीक है, इन दोनों ने अलग से क्या किया? ब्राज़ील के पीएम नहीं रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, तो ये समझिए ये भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या हुआ? द्विपक्षीय वार्ता हुई। क्या हुई? द्विपक्षीय वार्ता, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका नाम है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है लुइस। क्या नाम है? लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा। क्या है? लूला दा सिल्वा। तो है लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा, ठीक। इन दोनों के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई। और वार्ता हुई कहाँ? ये वार्ता हुई तो अलोरेडा पैलेस में। कहाँ हुई? अलोरेडा पैलेस, राष्ट्रपति भवन है। तो वहाँ ब्राज़ील में राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम क्या है? तो ब्राज़ील में जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम है अलोरेडा भवन। तो इन दोनों का बैठक कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति लुइज डिसोजा का, तो अनरोडो पैलेस में, जो कि राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ तो यहाँ पीएम जी और ये जो हैं भी हम बताए, ये लूला डी सिल्वा है, ठीक है, राष्ट्रपति। ये इंडिया के हैं और ये हैं ब्राज़ील के। यहाँ अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया ब्राज़ील के राष्ट्रपति के द्वारा। वो सम्मान क्या है? वो उसका नाम है ग्रांड, नोट करिएगा, ये आता है इंपॉर्टेंट, ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सार्दर्न क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद देखिए, अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री को क्या दिया गया? सम्मान दिया। इसका नाम क्या है? ग्रांड कॉलर ऑफ द, क्या है? ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। तो फिर से लिख दे रहे हैं ग्रांड, चलिए बोलते चलिए, ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सार्दर्न क्रॉस, ठीक। तो ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे।
अब हम लोग आते हैं नामीबिया पे। कहाँ पे आते हैं? नामीबिया, दूसरे देश पे आते हैं, नामीबिया पे। चलिए दूसरा देश देखिए, नामीबिया। तो अब हम लोग आते हैं नामीबिया पे। अब कौन सा देश हो जाएगा? नामीबिया। अब ये नामीबिया है, ठीक है। अब समझिए ये जो है ये पीएम जी हैं, प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी भारत से कहाँ गए? भारत से पहुँचे कहाँ? नामीबिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नामीबिया, ठीक है। तो जैसे ही नामीबिया जाएंगे, इनका स्वागत करने नामीबिया का कौन आएगा? तो याद रखिए, वहाँ के आएंगे राष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे? नामीबिया के राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है।